और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर जो आज की बड़ी खबर रहेगी वो दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि आज केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आ सकता है। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दायर की थी याचिका। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल सुरक्षित रख लिया था फैसला और माना जा रहा है कि आज फैसला कोर्ट से आ सकता है। कल केजरीवाल की याचिका पर ईडी के द्वारा पुरजोर उसका विरोध किया गया हाईकोर्ट में। केजरीवाल के वकीलों की हर दलील का ईडी के द्वारा जवाब दिया गया। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है और केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन इससे पहले जब वो ईडी की हिरासत में थे तब उन्होंने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आज फैसला सुनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील को लिखित दलीलें जमा करने के लिए आज दोपहर तक का समय दिया है। ऐसे में आदेश आज देर शाम या शुक्रवार को आ सकता है। बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की याचिका का कड़ा विरोध किया। केजरीवाल के वकीलों की ओर से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया गया तो ईडी के वकील ने कहा, हम किस तरह का उदाहरण बनाना चाहते हैं कि एक आम व्यक्ति अपराध के चलते जेल जा सकता है, लेकिन सीएम को इसलिए न पकड़ा जाए क्योंकि चुनाव है, मतलब चुनाव हो तो किसी राजनीतिक व्यक्ति को पकड़ा ही न जाए। आज एक और जहां गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है, तो दूसरी ओर दिल्ली शराब घोटाला में गिरफ्तार बीआरएस नेता की कविता की अंतरिम जमानत अर्जी पर राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। जैसे ही वो जेल से बाहर निकले, बीजेपी पर जमकर उन्होंने हमला किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सबसे हमलावर चेहरों में एक संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ से बाहर आए। जेल के बाहर समर्थकों का हजूम उमड़ा। संजय सिंह ने गाड़ी की छत पर चढ़कर अभिवादन किया। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के परिवार से मिले, पार्टी दफ्तर भी गए। और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। और अब सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जमुई में वो एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में यह उनकी पहली चुनावी जनसभा होगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई में रहेंगे, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही किस तरीके से बिहार की सियासी जो हलचलें रही हैं अब तक, उस पर किस तरीके से प्रधानमंत्री अटैक करते हैं विपक्ष पर, यह भी देखना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत जमुई से ही की थी और इस बार भी लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में प्रधानमंत्री मोदी पहली रैली आज जमुई में करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे जमुई के बल्लोपुर में जनसभा करेंगे। यहाँ एनडीए की ओर से एलजेपी-आर के अरुण भारती प्रत्याशी हैं, जो पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की जीजा हैं। महागठबंधन की ओर से आरजेडी की अर्चना कुमारी मैदान में हैं। हम लोग सभी लोग जमुई लोकसभा के मतदाता, पूरे बिहार के नेता, पूरी बिहार की जनता उनका स्वागत करेगी और आगाज करेगी कि 40 की 40 सीट बिहार से जिताकर आदरणीय मोदी जी को हम देने का काम करें। पहली सभा ही वहीं कर रहे हो, वहाँ जा करके क्या बोलेंगे? आप बताइए, इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। चुनाव प्रचार में तो कोई भी आएगा जाएगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि लगातार से उनके सांसद रहे हैं, बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने उनके सांसद को जिताने का काम किया है
और बिहार के लिए क्या मिला है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के बाद आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और वहां भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर यह कि कूच बिहार में आज उनकी रैली होगी और महत्वपूर्ण यह भी है कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर चुनावी जनसभा करेंगे। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव के ऐलान के साथ ही ये पहली रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल की। हालांकि कल उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया था, लेकिन आज कूच बिहार में प्रचार करते हुए कैसे वार पलटवार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस पर भी हमारी निगाहें होंगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी टक्कर का गवाह बनने जा रहा है कूच बिहार, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने जा रहे हैं और उसी कूच बिहार में सूबे की सीएम ममता बनर्जी की भी रैली होने जा रही है। हालांकि दोनों रैलियों की जगह और वक्त अलग है। ममता बनर्जी की रैली गुमानीरहाट हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे करीब होनी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली दोपहर 3 बजे रासमेला मैदान में होनी है। दोनों जगहों के बीच 30 किलोमीटर दूरी है। इससे पहले बुधवार को उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद किया, चुनावी हिंसा को बड़ी चुनौती बताया। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती चुनावी हिंसा की होती है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। हम सब भी बंगाल की स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं। आपको एक एक वोटर के घर पहुंचना है और परिवार के सदस्यों को हौसला देना है कि वो निडर होकर मतदान करें। और इस बीच दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर यह है कि ये घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक होने जा रही है और ये घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक होगी। ये बड़ी खबर। तो एक तरफ बीजेपी में लगातार घोषणा पत्र पर मंथन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। मिशन साउथ को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा और उस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि लोकसभा चुनाव में 400 प्लस का टारगेट हासिल करने के लिए दक्षिण का दुर्ग भेदना होगा, वहां परचम लहराना होगा और इसलिए अमित शाह 2 दिन में दूसरी बार दक्षिण भारत में हुंकार भरेंगे। 2 अप्रैल को शाह कर्नाटक में थे और आज तमिलनाडु का चुनावी दौरा। दोपहर 3:30 बजे थेनी में अमित शाह का रोड शो होगा। उसके बाद शाम 5 बजे मदुरई में जनसभा करेंगे और उसके बाद शाम 7 बजे मीनाक्षी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, विजय का आशीर्वाद मांगेंगे। अमित शाह ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। बुधवार को पश्चिमी यूपी में हुंकार भरी। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? ये चुनाव में जो घमंड या गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए बीजेपी धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक लगातार कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स और इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा आज से उत्तराखंड के 2 दिन के चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 2 रैलियां, एक रोड शो और साधु संतों से मुलाकात के साथ साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे। दोपहर 12:25 पर जेपी नड्डा पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:15 पर विकासनगर पहुंचेंगे, मेन बाजार चौक में रैली करेंगे। शाम 5:30 बजे जेपी नड्डा देहरादून के होटल मधुबन टिहरी गढ़वाल लोकसभा की कोर कमेटी बैठक करेंगे। जेपी नड्डा धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। आज उत्तराखंड दौरे से पहले कल राजस्थान में थे। इंडिया अलायंस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। ये इंडिया अलायंस क्या है? ये 2 ही चीजों का अलायंस है। एक तो भ्रष्टाचार बचाओ अलायंस है और दूसरा वो परिवार की पार्टियां, जो परिवार जिसमें अध्यक्ष भी परिवार का, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी परिवार का, जनरल सेक्रेटरी भी परिवार का और उसके अंदर मंत्री भी परिवार का। ऐसी परिवारवादी पार्टियां अपनी पार्टी को बचा रही।
और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें, आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के लिए आखिरी दिन है। बड़ी खबर यह है कि नवनीत राणा आज भरेंगी पर्चा। अमरावती सीट से वो नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। बीजेपी ने अमरावती से उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जो कि आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और उससे पहले देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां पर जो पूजा है, वो चीजें जो पहले की जाती है नामांकन दाखिल करने से पहले, घर में जो भी रिचुअल्स है, उन तमाम चीजों को वो यहां पर पूरा करती हुई दिख रही हैं। अमरावती सीट से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। परिवार के लोग होंगे उनके साथ, पार्टी के लोग होंगे जिनके साथ पहुंचकर नामांकन फाइल करने वाली हैं। नवनीत राणा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो दूसरे चरण के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और दूसरे अप्रैल का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होगा और उसमें 88 सीटों का फैसला होगा। लोग उसके लिए मतदान करेंगे और आज कई राजनीतिक दिग्गज नॉमिनेशन करने वाले हैं। आज केरल की वायनाड सीट से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी। सुबह 10 बजे रोड शो शुरू होगा और सुबह 11 बजे नामांकन होगा। इस चुनाव की सबसे हॉट सीटों में से एक वायनाड से कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने भी अपना पर्चा दाखिल किया था, जिनके मुकाबले बीजेपी ने के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। आज कुछ और हॉट सीट पर नॉमिनेशन होने हैं। हेमा मालिनी आज मथुरा से नामांकन भरेंगे। सुबह 11 बजे पर्चा दाखिल करने के बाद सुबह 11:30 बजे एक रैली होगी, जिसमें सीएम योगी और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। से पहले बुधवार को हेमा मालिनी ने मथुरा में यमुना पूजन किया। इस बार जो चुनाव लड़ने का है, ये यहाँ से पूजा करके हमेशा करती हूँ। तो इस बार पहले किया है मैंने, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए अच्छी तरह से आराम से बैठकर पूरी तरह से मैंने यमुना का पूजन किया और यमुना जी से ये भी प्रॉमिस किया कि यमुना का शुद्धिकरण करके रहेंगे इस बार। अब आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखी चिट्ठी में कहा, मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकता हूं। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को उन्होंने चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। जैनेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, वेल्थ क्रिएटर को गाली नहीं दे सकता, गौरव वल्लभ का ये कहना है, चिट्ठी उन्होंने लिखी है और बड़े ही भारी मन से इस्तीफा। बिल्कुल, देखिए गौरव वल्लभ पिछले कुछ दिनों से पार्टी में उपेक्षित चल रहे थे। वो लगातार, आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले तक लगातार पार्टी के स्टैंड को टेलीविजन पर, टीवी डिबेट्स में रख रहे थे, लेकिन रखते आए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि बीते 5 सालों में उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव लड़ा। झारखंड में उन्हें मुख्यमंत्री के सामने उतारा गया, राजस्थान में उन्होंने उदयपुर में विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन और जब पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, तब वो खड़गे की कोर टीम का हिस्सा बनाए गए थे। लेकिन इन सबके बावजूद पिछले कुछ समय से खासतौर पर वो पार्टी से उपेक्षित चल रहे थे और शायद यही वजह होगी कि उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने 2 बड़ी बातें कही हैं। एक तो ये कहा है कि उस सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और दूसरा उन्होंने कहा है कि देश के वेल्थ क्रिएटर को गाली नहीं दे सकते। एक तरीके से निशाना राहुल गांधी पर साधा है। जिस तरीके से राहुल गांधी देश में प्रमुख जो उद्योगपति हैं उनको लेकर निशाना साधते हैं, कहीं ना कहीं गौरव वल्लभ ने उनको टारगेट किया। हालांकि राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है। और जिस तरीके से बीते दिनों में डीएमके की तरफ से सनातन विरोधी बयान आए हो या राम मंदिर उद्घाटन समारोह में कांग्रेस का ना जाना हो, इन बातों का जिक्र भी गौरव वल्लभ ने अपने इस्तीफे की जो चिट्ठी है जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी है उसमें जिक्र किया है। और निश्चित तौर पर देखिए, नेता के तौर पर तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस में एक चेहरे का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले झटका जरूर है। कल बॉक्सर विजेंदर ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में शामिल हो गए और अब गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखना ये कि अब क्या गौरव वल्लभ भी किसी और पार्टी का रुख करेंगे या फिर वो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, तो एकेडमिक्स में लौटेंगे। ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह को 6 महीने के बाद राहत मिली और वो तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। संजय सिंह के तिहाड़ से बाहर निकलते ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया और नारा लगाया है कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल बाहर निकलेंगे।
संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगी है कि केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं? इन सवालों के बीच आज दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी हमारे कार्यकर्ता अरसे बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जश्न जैसा माहौल दिखा। अरसे बाद फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोश में दिखे। वजह बनी ये तस्वीरें। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सबसे हमलावर चेहरों में से एक संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ से बाहर आए। संजय सिंह की रिहाई ऐसे वक्त में हुई है जब आम आदमी पार्टी के सारे दिग्गज जेल में हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बंद। ये वो नेता हैं जो आम आदमी पार्टी की दशा दिशा तय करते थे। ऐसे वक्त में संजय सिंह का तिहाड़ से बाहर आना पार्टी के लिए संजीवनी है। इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से मैं बताना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर। 6 महीने जेल में रह के आया हूं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। संजय सिंह ऐसे वक्त में जेल से बाहर आए जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त में आम आदमी पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व, एक सुलझे हुए रणनीतिकार और एक बेहतर संगठनकर्ता की जरूरत है। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में संजय सिंह इन तीनों रोल में फिट बैठते हैं। 6 महीने के बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये वक्त खुशी मनाने का नहीं है, ये वक्त संघर्ष करने का है। अभी हमारे 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और जब तक वो नहीं छूटेंगे हम लोग खुशी नहीं मनाएंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। बेशक संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से वापस आ गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। आखिर केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे? क्या लंबे अरसे तक केजरीवाल के बगैर पार्टी सरवाइव कर पाएगी? इन सवालों का जवाब तलाशती आम आदमी पार्टी की नजरें कोर्ट की तरफ है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश आना है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताया था। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को लिखित दलील जमा करने के लिए आज दोपहर तक का वक्त दिया है। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। ऐसे में संभव है कि केजरीवाल के वकील की दलील जमा होने के बाद देर शाम तक या शुक्रवार तक हाईकोर्ट अपना आदेश सुना दे। इसी उम्मीद में आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार कोर्ट से चलेगी। केजरीवाल सरकार कैसे लिखेंगे, कैसे चलाएंगे, चिट्ठी कैसे लिखेंगे? जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित। और अगर कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो कोर्ट से परमिशन। सारे कानून तो तुम लोग जेल भेज भेज के पढ़वा दे रहे हो हम लोगों को। संजय सिंह के बाहर आने से फिलहाल आम आदमी पार्टी में उत्साह है, लेकिन पार्टी की नजर केजरीवाल पर है। केजरीवाल से मिलने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान के ऑफिस ने तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। भगवंत मान ने केजरीवाल से मिलने का समय मांगा है। यानी आम आदमी पार्टी की नजर अब केजरीवाल की रिहाई पर टिकी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि संजय सिंह की रिहाई का मतलब ये नहीं है कि वो दोषमुक्त हो गए। वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है। केस चल रहा है। बड़े से बड़े केस में बेल मिलता है, इसका मतलब बेल आउट थोड़ी होता है। आम आदमी पार्टी बेल आउट नहीं हुई है। ये ईडी अपना काम कर रही है और शराब का स्कैम हुआ है, इसमें कोई शक तो है नहीं। अब उसमें जो लोग हैं उनमें किसी को बेल मिलेगी, कोई जमानत के लिए अप्लाई करेगा। अदालती मामलों में ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होता।
चुनाव के समय संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल बड़ी राहत जैसी है, लेकिन बड़ा सवाल केजरीवाल से जुड़ा है। अगर केजरीवाल को कानूनी राहत नहीं मिलती तो आखिर दिल्ली की सरकार का क्या होगा? 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मिशन 400 पार का टारगेट सेट किया है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बीजेपी ग्रास रूट लेवल पर तैयारी कर रही है। जीत की राह में रोड़ा बनने वाली परेशानियों को दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। मिशन 400 प्लस की तैयारी में जुटी बीजेपी बुर्के वाली फौज बना रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े मुस्लिम महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। क्या है इस ट्रेनिंग का मकसद और क्यों खास है बीजेपी की ये बुर्के वाली फौज? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। मकसद सबका साथ और सबका विकास और लक्ष्य अब की बार 400 पार। बीजेपी जमीन पर कैसे मिशन 400 प्लस की तैयारी में जुटी है, कैसे मिशन 400 प्लस के लिए एक एक रुकावट को दूर किया जा रहा है, उसका साक्षात प्रमाण यूपी के प्रयागराज से आई ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बीजेपी की रणनीति और बदले हुए सियासी समीकरण की कहानी कहती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये तस्वीरें क्यों खास हैं। तस्वीरों में ट्रेनिंग लेती मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। जी हां, सही सुना आपने, बीजेपी की कार्यकर्ता। इन्हें बीजेपी की तरफ से चुनावी ड्यूटी के दौरान खास तौर पर ट्रेंड किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी इस बार वोटिंग वाले दिन मुस्लिम बहुल इलाकों में बूथ पर बुर्का नशी महिलाओं को तैनात करेगी। बीजेपी बुर्का नशी महिलाओं को अपना पोलिंग एजेंट बनाएगी। ये बुर्का नशी महिलाएं वोटिंग के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े को रोकेंगी। दरअसल वोटिंग के दिन मुस्लिम बहुल इलाके में महिलाएं बुर्का पहनकर वोट देने आती हैं। ऐसे में अक्सर बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की शिकायत होती है। इसी फर्जी मतदान को रोकने के लिए बीजेपी की खास तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने बोगस वोटिंग को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बुर्का नशी मुस्लिम महिलाओं की फौज तैयार की जा रही है ताकि इलेक्शन के दिन ये खुद बूथों पर मौजूद रहें और जो लोग फर्जी मतदान करने के लिए आए उनको रोकें। ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने इस बार अनूठा प्रयोग किया है। इस अनूठे प्रयोग को कामयाब करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी अब वोटिंग के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बुर्का नशी पोलिंग एजेंट्स की फौज तैयार कर रही है। इसके लिए बीजेपी घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाके में अपने मुस्लिम कैडर को ट्रेनिंग दे रही है। 10-10 महिलाओं के ग्रुप को पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें बताया जा रहा है कि बूथ पर फर्जी वोटर की कैसे पहचान करनी है। इन्हें समझाया जा रहा है कि कैसे पुलिस प्रशासन की मदद से फर्जी मतदान को नाकाम करना है। महिला कोई आती है जैसे बार बार आते हैं तो आप संदिग्ध लगती है, जैसे आप चाल से पहचान जाएंगे, एड्रेस से पहचान जाएंगे। और बहुत सी महिलाएं जो है स्याही भी रखी रहती है, तो कुछ ना कुछ रखी रहती है कि तुरंत स्याही भी मिटा देती हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है जिस पे आपको संदिग्ध लगे, क्योंकि पुरुष तो आपको चेक नहीं कर पाएंगे, चेहरा नहीं देख पाएंगे। अगर करते भी हैं तो आप विरोध भी करेंगे तो इसे पीछे हट जाते हैं जो लोग पुरुष जो है। तो महिलाएं जब रहेंगी तो वो आइडेंटिटी आसानी से कर लेंगे कि कोई फर्जी वोट ना पड़े। दरअसल बीजेपी को भरोसा है कि मोदी सरकार के कामकाज से खुश मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ आ सकता है, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि मोदी सरकार ने 3 तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म किया, हज के लिए मरहम खत्म किया, यानी महिलाएं हज यात्रा पर अकेले जा सकती हैं। सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किया, हज कोटा 1.75 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया, 2 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी। ये वो काम है जिनसे मुस्लिम महिलाओं का एक तबका मोदी सरकार का मुरीद हुआ। बीजेपी की आशंका है कि ऐसे मतदाताओं को रोकने के लिए विरोधी फर्जी वोटिंग का सहारा ले सकते हैं। इसलिए फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बुर्का नशी महिलाओं की फौज बनाई जा रही है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे को दी गई है। अगर कोई गलत पार्टी या सरकार चुनकर आ जाती है तो किस तरह का पिछले सरकारों में रवैया रहा है मुसलमानों के साथ, इस्तेमाल करो, यूज़ करो और फेंक दो, ये अब नहीं चल पाएगा मोदी जी के शासन में, राज में और उनके सरकार में। तो हमारी मुस्लिम बहनों को वो जो लाभ मिल रहा है, जो प्रताड़ित रही हैं, जो परेशान रही है, सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था, आप सुरक्षित भी हैं तो उसका लाभ लेंगे। और ये अभी उन्होंने बोल भी दिया, ये 5 साल तो हम दे रहे हैं, आने वाले 5 साल भी दे देंगे। मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट करता रहा है। 4% अगड़े मुसलमानों ने 2014 में बीजेपी को वोट किया था। 2019 में 7% अगड़े मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था। 2014 में 11% ओबीसी मुसलमानों ने, 2019 में 8% ओबीसी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था।
इसी वोट बैंक के समर्थन से बीजेपी रामपुर और आजमगढ़ जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी को मात दे पाई। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार उसे मुसलमानों का ज्यादा वोट मिल सकता है। बीजेपी को भरोसा है कि अगर बुर्के की आड़ में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं के वोट मिलेंगे, इसलिए बीजेपी ने अभी से फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान अब चाय पर चर्चा वाला दौर शुरू हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी दौरे के बाद चाय पर चर्चा वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। जलपाईगुड़ी समेत पश्चिम बंगाल की टी बेल्ट में पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की टी बेल्ट में बीजेपी ने टीएमसी को झटका दिया था। इस बार अपना स्कोर सुधारने के लिए सीएम ममता बनर्जी चाय पर चर्चा वाला फॉर्मूला अपना रही है। चाय पर चुनावी चर्चा का ये पश्चिम बंगाल मॉडल है। चाय के सियासी चुस्की में मुख्य भूमिका में हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। जगह है जलपाईगुड़ी और मौका है चुनाव प्रचार का। जलपाईगुड़ी पहुंची सीएम ममता बनर्जी सड़क किनारे चाय की दुकान पर पहुंच गईं। चूल्हे पर उबल रही चाय का रंग मन मुताबिक हो, इसके लिए अपने हाथों से चाय की पत्ती डाली। फिर चाय जब बनकर तैयार हुई तो उसे सर्व किया। दीदी की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाई तो सवाल उठा कि क्या ममता पीएम मोदी को कॉपी कर रही हैं या ममता पीएम मोदी को चाय वाला चैलेंज दे रही हैं। इन सवालों पर चर्चा से पहले आपको सीएम ममता बनर्जी की कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में ममता बनर्जी चाय बागान में चाय मजदूरों के साथ नजर आ रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में वो बागान में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के साथ दिख रही हैं। दरअसल जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का वो इलाका है जो चाय बेल्ट में आता है। यहाँ पिछले 170 सालों से चाय का उत्पादन होता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और उत्तर दिनाजपुर जिले में चाय उद्योग पर लगभग 20 से 22 लाख लोग आश्रित हैं। यहाँ पर लगभग 3 लाख स्थायी और 2 लाख अस्थायी मजदूर हैं। जाहिर है ये एक बड़ा वोट बैंक है और इसी वोट बैंक को साधने के लिए ममता बनर्जी चाय बागान से लेकर चाय की दुकान तक चर्चा करती दिखी। मैंने तुला था, मेरे को अच्छा लगता है। ममता बनर्जी जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में एक सीट पर कांटे की टक्कर है। जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी ने जीती थी। 2014 में ये सीट टीएमसी ने जीती। 2009 में इस सीट पर सीपीएम को जीत मिली थी। यानी पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर कोई पार्टी दोबारा जीत नहीं दर्ज कर पाई। ऐसे में ममता की कोशिश है कि इस बार जलपाईगुड़ी सीट पर टीएमसी का कब्जा हो और ये तब हो सकता है जब चाय की प्याली में टीएमसी का रंग हो। पश्चिम बंगाल में इस बार फिर ममता अकेले चुनावी मैदान में है। सामने बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट है। ममता के लिए जलपाईगुड़ी इसलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी खुद अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जलपाईगुड़ी पहुंचे थे। अब ममता ने जलपाईगुड़ी पहुंचकर सियासत का रुख अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है।